अच्छा देखो बेटे, ये जो टॉपिक थे इसके बारे में मुझे और थोड़ी सी बात करनी थी। चैप्टर नंबर 14 के जोलॉजी के ही टॉपिक हैं ये। इसमें एक तो हार्ट बीट और दूसरे मैंने कल जाते जाते ऐसे नोट के बारे में, एवी नोट के बारे में थोड़ी बहुत बात करी थी, तो थोड़ी और बात करनी है इसके ऊपर। तो ये पहले करेंगे ये दोनों बातें, हार्ट बीट और ऐसे नोड यानी कि कंडक्टिव सिस्टम पूरा हार्ट का। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा यहीं पे। अच्छा देखो, यहाँ पे पहला टॉपिक है हार्ट बीट। हार्ट बीट होती क्या है? जब हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आवाज पैदा होती है उसको हम हार्ट बीट कहते हैं। यानी कि बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर ऑफ हार्ट जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको हम हार्ट बीट कह रहे हैं। ये 72 बीट्स पर मिनट होती है ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन। यानी कि जब आप रेस्ट की हालत में हैं तो 72 टाइम 72 दफा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो जो साउंड्स आती हैं उनको हार्ट साउंड या हार्ट बीट कहते हैं। ये दो साउंड्स आती हैं। एक साउंड जो आती है उसको कहते हैं लब, LUB लब, और दूसरी जो साउंड आती है उसको कहते हैं डब, DUP डब। ये जो लब साउंड आती है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये लब साउंड आती है, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो ये डब साउंड आती है। असल में होता क्या है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, AV वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं, और जैसे ही एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं तो ब्लड आके टकराता है इन वॉल्व के साथ, यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के साथ आके ब्लड टकराता है, उससे साउंड बनती है पहली। और जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो ब्लड एओर्टा में जाता है, वहां से भी ब्लड रिटर्न आता है और एओर्टिक वॉल्व के साथ आके टकराता है, पल्मोनरी वॉल्व के साथ आके ब्लड टकराता है, तो दूसरी साउंड पैदा होती है, तो कहते हैं डब। तो ये जो दो साउंड हैं हार्ट की, लब और डब, ये वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट और वेंट्रिकल के रिलैक्स होने की वजह से आ रही है या ब्लड के टकराने से आ रही हैं वॉल्व के साथ। पहली साउंड जो है लब, वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व से ब्लड के टकराने से आती है, और जो दूसरी साउंड है वो एओर्टिक वॉल्व के साथ जब ब्लड टकराता है इन रिटर्न, तो दूसरी साउंड आती है डब। तो ये तो दो साउंड्स की बात करी मैंने। एक साउंड को आने में यानी कि एक हार्ट बीट को होने में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। एक हार्ट बीट को सुनने में, एक मतलब लब डब, ये जो दो आवाजें हैं लब और डब, इसको एक हार्ट बीट कह रहे हैं। इसको सुनने में 0.8 सेकंड, मतलब इसको क्रिएट होने में 0.8 सेकंड का टाइम लग रहा है। किसी भी किस्म की खराबी वॉल्व के अंदर, ये जो मैंने वॉल्व की बात करी, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, या एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व या एओर्टिक वॉल्व या पल्मोनरी वॉल्व, किसी भी वॉल्व की खराबी की सूरत में ये साउंड एबनॉर्मल हो जाती है, और एबनॉर्मल साउंड ऑफ हार्ट को हम हार्ट मर्मर्स कहते हैं या हीजिंग साउंड्स कहते हैं। बिल फर्स, अगर किसी इंसान में उसकी हार्ट बीट अंडर रेस्टिंग कंडीशन ज्यादा है, 80, 90, 100 है, यानी कि बड़ी भी हार्ट बीट है, कोई काम नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, लेकिन हार्ट बीट तेज है। अक्सर होता है ना, हार्ट बीट बैठे बैठे तेज हो गई। अगर किसी इंसान को परसिस्टेंट ये प्रॉब्लम रहती है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ी रहती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टैकीकार्डिया। मैंने लिखा हुआ यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, टैकीकार्डिया, TACHY, टैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट बीट। और अगर किसी इंसान की हार्ट बीट बहुत ज्यादा स्लो रहती है, मतलब 60, 50, बहुत स्लो हार्ट बीट है, परसिस्टेंटली ज्यादातर वक्त इतनी स्लो हार्ट बीट रहती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रेडीकार्डिया, BRADY, कार्डिया, ब्रेडीकार्डिया। स्लो हार्ट बीट ब्रेडी, इंक्रीज हार्ट बीट टैकीकार्डिया। और मैंने बता दी हार्ट बीट किस तरह प्रोड्यूस हो रही है। दो हार्ट बीट, दो साउंड्स आए, एक लब और डब। लब वेंट्रिकल की सिस्टोल की वजह से, और डब वेंट्रिकुलर की डायस्टोल की वजह से। तो एक टॉपिक तो बेटा ये था हार्ट बीट। इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक था वो है कंडक्टिव सिस्टम। कंडक्टिव सिस्टम की बात करें अगर, बुक में तो देखो कंडक्टिव सिस्टम के नाम से कोई चीज नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये कंडक्टिव सिस्टम ही कहलाता है।
जो अब मैं कराने जा रहा हूँ, जिसकी बात मैंने कल जाते जाते करी थी आपको। SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिज और परकिंजी फाइबर्स, इन चारों को मिला के कंडक्टिव सिस्टम या कंडक्शन सिस्टम कहते हैं। वो सिस्टम हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस करे और इन इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को प्रोड्यूस करने के बाद आगे की तरफ फॉरवर्ड करे, ताकि पूरे हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रन करें और हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करें। जब भी कभी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस किसी चैम्बर के ऊपर से जाती हैं तो वो चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब वहां से चली जाती हैं तो वो चैम्बर रिलैक्स हो जाता है। इसका मतलब इनकी एक्सेस में हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, वो रिलैक्स ही रहेगा। कॉन्ट्रैक्शन से मुराद ये, अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ नर्व इम्पल्स करें तो बेटे आप यूं कह लें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट नहीं होती तो चैम्बर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पैदा होती हैं और उस चैम्बर पे से उस चैम्बर के ऊपर आ जाती हैं तो एक्शन पोटेंशियल पैदा हो जाता है। और हमें मालूम है एक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि सोडियम और पोटेशियम जो है उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। बिलफर्स सोडियम बाहर ज्यादा है, पोटेशियम अंदर ज्यादा है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तो ये चीज एक्शन पोटेंशियल में रिवर्स हो जाती है, सोडियम अंदर आ जाता है, पोटेशियम बाहर चला जाता है। सेम बात, इसका मतलब है कि नर्व इम्पल्सेस यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो पैदा हो रही हैं वो हार्ट के अंदर पैदा होती हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर है एक जो पैदा करता है, इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं, ऐसे नोड भी कहते हैं। ऐसे नोड की फुल फॉर्म है साइनोएट्रियल नोड, या फिर इसको साइनस नोड भी कहते हैं। ये जो साइनस नोड का लफ्ज है ये किताब में नहीं है, तो ऐसे नोड कहें, साइनोएट्रियल नोड कहें, ये साइनस नोड कहें, एक ही बात है। होता कहाँ पर है? राइट एट्रियम में होता है। जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में दाखिल होती है बिल्कुल वहां होता है SA नोड, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को पैदा करता है, यानी कि यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, तभी इसको पेस मेकर कहते हैं। असल में ऐसे नोड एक वेस्टीज है। वेस्टीज का मतलब जो चीज पहले थी लेकिन अब चेंज हो गई, ये खत्म हो गई। किस चीज का वेस्टीज है? साइनस विनोसस का। साइनस विनोसस का लफ्ज तुम अगर देखो तो तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। साइनस विनोसस कहाँ होता है? फ्रॉग के हार्ट के अंदर होता है, यानी कि एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में होता है। इसके अलावा एव्स में है। साइनस विनोसस जो है वो मैमल्स के अंदर भी होता है, लेकिन ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक लाइफ, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। ये होता है कहाँ पे? ये दो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के दरमियान में होता है, लेकिन बाद में ये फिर खत्म हो जाता है या इसके स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। एक तो यही बना लेता है साइनस विनोसस, ऐसे नोड बना लेता है। इसके अलावा ये राइट एट्रियम का पार्ट बन जाता है। तो ये तो इसकी बात करी, ये साइनस विनोसस था क्या और उसने बनाया क्या? ऐसे नोड बनाया और राइट एट्रियम का पार्ट बन गया। और पहले ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के दरमियान में था, ये कनेक्ट कर रहा था मुख्तलिफ चैम्बर्स को आपस में। इसके अलावा जो ऐसे नोड है उसके अंदर मायोफिब्रिल्स भी होते हैं। मायोफिब्रिल्स का मतलब है मसल्स के फाइबर्स। इसके अलावा इसमें नर्व एंडिंग्स होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। नर्व एंडिंग्स क्या होती हैं? ये आपने पढ़ा था रिसेप्टर्स के अंदर। एक फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, एक एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग होती है। नर्व्स हैं, रिसेप्टर्स हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम था जो इनवॉलंटरी था, खुद ब खुद ही काम करता था। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स पढ़े थे आपने। अब यहाँ से बात जो है ना वो किताब में नहीं है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स पढ़े थे आपने, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसमें से नर्व्स निकलती हैं T1 से लेके T4। T1 से T4 मतलब फर्स्ट थॉरेसिक वर्टिब्रा से लेके फोर्थ थॉरेसिक वर्टिब्रा में से नर्व्स निकलती हैं जो सप्लाई करती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जो सप्लाई कर रहा है ऐसे नोड को। इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास जो नर्व्स आती हैं जो हार्ट को सप्लाई कर रही होती है वो वेगस नर्व से आती है। वेगस नर्व कहाँ से आती है? डायरेक्ट ब्रेन से आती है। और ये T1 T4 कहाँ से आती है? स्पाइनल कॉर्ड से आती है। हमें मालूम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है, उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है नॉरएड्रेनालिन। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक और न्यूरोट्रांसमीटर पैदा करता है, उसका नाम है एसिटाइलकोलिन। ये नॉरएड्रेनालिन और एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिलीज कौन कर रहे हैं? ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज कर रहे हैं। असल में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये जब ये नॉरएड्रेनालिन प्रोड्यूस करता है तो ये जाकर नॉरएड्रेनालिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये जाके बाइंड होता है हार्ट के सेल्स के साथ। हार्ट के चैम्बर में जो सेल्स है उनके साथ जाके बाइंड होता है। किसके साथ जाके बाइंड होता है? HCN रिसेप्टर के साथ। HCN रिसेप्टर का नाम है। इसी तरह एसिटाइलकोलिन किसके साथ जाके बाइंड होता है? M2 रिसेप्टर का नाम है, उसके साथ जाके बाइंड होता है। ये जो HCN के साथ जाके जब बाइंड होता है तो ये हार्ट बीट की कॉन्ट्रेक्शन को तेज कराता है।
मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को पैदा करता है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल को पैदा करता है। और जब एसिटाइल कोलिन M2 के साथ जाके बाइंड होता है तो ये इनहिबिटरी इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट स्लो हो जाती है, यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल को डेवलप कराता है। तो जब भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आती हैं तो हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन होने लगती है, और जब भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चली जाती हैं तो हार्ट रिलैक्स हो जाता है। अब ऐसे नोड जो है वो उसने पैदा की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और किसको दी, एक और नोड को दी, उसका नाम है एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ऐसे से एवी तक आने में 0.15 सेकेंड का डिले हुआ, ताकि पहले दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें। ऐसा ना हो कि चारों एक साथ चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तो इस चीज से बचाने के लिए डिले है 0.15 सेकेंड का। एवी नोड कहाँ है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये भी राइट एट्रियम में, इंटर इंटर राइट साइड पे, राइट इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास है। जब यहाँ तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पहुंचती है तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अब एवी नोड से मूविंग फॉरवर्ड, अब जो दो चीजें हैं वो वेंट्रिकल में, बंडल ऑफ हिज और परकिंजी फाइबर्स। फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एवी नोड से बंडल ऑफ हिज में आती हैं। बंडल ऑफ हिज के मुख्तलिफ फाइबर्स होते हैं, परकिंजी फाइबर जो पूरे वेंट्रिकल को सराउंड कर रहे होते हैं, वहां तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाती हैं, तो फिर वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट कर जाते हैं। ये है कंडक्टिव सिस्टम। ये थे बेटे दो दो टॉपिक जो मुझे कराने थे।